Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar for class 10 science chapter 6 life processes. In this session we will solve long answer questions, question number 73 to question number 82. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for revision and practice. If you understand our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the top question. तो आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज पीछे के वीडियो में किए हैं, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73. Explain the process of nutrition in amoeba. अमीबा में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है वो हमें बताना है। तो अमीबा भी कैसा बिहेवियर शो करता है, उसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि जस्ट लाइक ह्यूमन। अमीबा shows holozoic nutrition which is comprised of ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अमीबा में भी जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन एंड इजेशन होता है। अब इंजेशन कैसे होता है? Amoeba traps food particles through finger-like projection called pseudopodia. Pseudopodia present outside its body and helps in taking food along with water. तो अमीबा जो है फूड पार्टिकल को कैसे ट्रैप करता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके आउटसाइड बॉडी पे होते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। उससे वो फूड पार्टिकल को पकड़ता है, साथ के साथ वाटर भी। नेक्स्ट स्टेप में डाइजेशन। फूड वैक्यूल्स आर मेड आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड. एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन. जब इंजेशन कर लेता है अमीबा तो डाइजेशन होता है, तो एंजाइम रिलीज करता है फूड वैक्यूल में, जिससे कि डाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप अब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स इंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस. डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, तो जो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने के बाद बचते हैं वो होते हैं, वो न्यूट्रिएंट कहाँ इंटर करते हैं? साइटोप्लाज्म में थ्रू ऑस्मोसिस. नेक्स्ट स्टेप assimilation. Nutrients are utilized by the cell of various purposes. जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हम अमीबा की सेल्स हैं बॉडी में, मतलब सारे पार्ट में बहुत सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे एनर्जी, फूड. नेक्स्ट इजेशन. फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन टू एम्प्टी इट्स कंटेंट आउटसाइड द सेल. दिस रिजल्ट इन द एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल. जो फूड वैक्यूल है उसके नियर सेल मेम्ब्रेन, जहां से जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको सेल से बाहर करता है. तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन एंड इजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 74.
डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, मीन्स कि जो ह्यूमन है उसके एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन का क्या होता है? सबसे पहले बकल कैविटी, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, all are the part of human alimentary canal. बकल कैविटी में किसको बोलते हैं? माउथ, जो कि टंग, टीथ, सैल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी से नीचे एक ट्यूब लंबा सा होता है जो एसोफेगस है। एसोफेगस कनेक्ट होता है स्टमक से। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली क्वाइल्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा लंबा ट्यूब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, जहाँ की कंप्लीट डाइजेशन होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल जो बचते हैं उसको करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम जाता है, रेक्टम से एनस में जाता है। दैट इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट, बकल कैविटी, generally called as mouth, and it consists of tongue, teeth and salivary gland. Food is break down into simpler molecules by mastication in the buccal cavity, and salivary amylase, जो salivary gland से निकलता है, breaks starch into simpler carbohydrate in the buccal cavity. तो बकल कैविटी में माउथ में क्या आता है? जो टीथ होते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे उसमें मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। फिर जो सैल्वरी ग्लैंड है वहाँ से जो एमाइलेज सलाइवा के साथ निकलता है उससे स्टार्च को ब्रेक करते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। देन एसोफेगस, बगल कैविटी इज कनेक्टेड टू द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एसोफेगस. Esophagus connect the buccal cavity to the stomach and assist the inflow of food towards the stomach. Esophagus as a valve to prevent backflow of food particles. तो जो बकल कैविटी में डाइजेशन यहीं स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट के सलाइवा से जो हमने टुकड़े हुए उसमें मिक्सअप होके थ्रू एसोफेगस स्टमक में जाता है, टुवर्ड्स स्टमक। एसोफेगस के टॉप पे एक वाल्व लगा होता है जिससे कि फूड पार्टिकल्स बैक फ्लो ना करे। नेक्स्ट, स्टमक. स्टमक इज ए J shaped organ which has gastric gland in it. Gastric gland secrete hydrochloric acid, pepsin and mucus that helps in the digestion of food. स्टमक एक J शेप ऑर्गन है जिसमें कि एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस सीक्रेट होते हैं जिसमें कि फूड की डाइजेशन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड आता है, जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे सारे को मार देगा। पेप्सिन, म्यूकस जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाई एसिड है, तो म्यूकस जो स्टमक की इनर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है। Now then, a small intestine. A small intestine is highly coiled long structure. A small intestine performs measure of the food absorption. A small intestine has a specialized structure that facilitate the absorption of digested food. A small intestine has several folds that increase the area of absorption. A small intestine also have finger-like projection called villi, which are richly supplied of blood vessels. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर क्वाइल्ड ट्यूब होता है जिसमें कि हमारा जो फूड हम लेते हैं कंप्लीट डाइजेशन यही होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम विली बोलते हैं, वो हाईली ब्लड वेसल्स मतलब फूड सप्लाइड होता है वो, तो जो एरिया है लॉन्ग ट्यूब के चलते कंप्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन and its lumen is larger than that of a small intestine। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल होता है और उसका जो ल्यूमन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड ट्रांसमिट द यूजलेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन क्या है, जो हम इनडाइजेस्टिबल फूड, हमने जो फूड मटेरियल है उसमें से वाटर को ऑब्जर्व करना और जो यूजलेस वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में है उसको ट्रांसमिट करना। नाउ रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनटू रेक्टम, वेस्ट मटेरियल एंड अनडाइजेस्टेड फूड आर स्टोर्ड इन द रेक्टम। एंड फाइनली anus, it is the opening at the end of alimentary canal. Solid waste material leaves the body through anus. That is the complete description of alimentary canal of human। तो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे पहले बक्कल कैविटी जहां से हम फूड लेते हैं, थ्रू एसोफेगस, नेक्स्ट स्टोमक में जाता है, कुछ स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी रिमेनिंग वाटर है उसको ऑब्जर्व करता है और अनडाइजेस्ट यूजलेस जो मटेरियल होता है उसको बॉडी में ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम में ओपन होता है जहाँ वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड होता है। एंड फाइनली थ्रू एनस वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। जो ह्यूमन में या मैन मीन्स ह्यूमन में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है कैसे है, दो तरह से होता है, एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन, मतलब इन करना और देन छोड़ना। तो ब्रीथिंग इन ह्यूमंस हैज टू प्रोसेसेस, फर्स्ट इनहेलेशन, सेकंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, is the process of taking oxygen. During this process, ribs come out and the diaphragm moves down. This increase the volume of lungs and decrease the pressure. This will make the air move towards the lungs. जब हम इनहाल करते हैं तो क्या मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारा रिब्स है वो क्या होता है, बाहर कम आउट, बाहर चौड़ा होता है और डायफ्राम जो है मूव्स डाउन, अंदर की तरफ जाता है, जिससे कि क्या है जो लंग्स की एरिया है वॉल्यूम इंक्रीज होती है और वहां पे प्रेशर डिक्रीज होता है। दिस विल मेक द एयर मूव टुवर्ड्स द लंग्स। अगर हम आप जब सांस लेते हैं तो आपको दिखेगा कि रिब्स हमारा बाहर की तरफ फूल रहा है, डायफ्राम अंदर की तरफ जा रहा है, तो लंग्स का एरिया क्या होता है, जो वॉल्यूम है लंग्स का इंक्रीज होता है और वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। दिस विल मेक द एयर मूव, जिससे कि लंग्स की तरफ एयर मूव करता है। अब एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिब्स गो डाउन and the diaphragm moves up. This decrease the volume of the lungs and increase the pressure. जब lungs की वॉल्यूम कम होगी
तो वहाँ प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट एयर मूव्स आउट द ऑफ द लंग्स, दैट मीन्स कि जो लंग्स में एयर है वो बाहर निकलेगा, दैट इज ए एक्सहालेशन। तो दो प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग इनहालेशन जिसमें कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसमें हमारा रिब्स जो है वो बाहर की तरफ फूलता है, डायग्राम अंदर की तरफ जाता है, जिससे लंग्स की जो वॉल्यूम है इंक्रीज होती है और प्रेशर वहां पे कम हो जाता है, जिससे कि लंग की तरफ एयर को मूव करता है। जब हम एक्सहालेशन करते हैं मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करते हैं, इस प्रोसेस में रिब क्या अंदर की तरफ जाता है एंड डायफ्राम बाहर की तरफ मूव अप होता है, जिससे कि क्या होगा, लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी। जब लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो एयर पे दबाव बढ़ेगा तो क्या मूव आउट हो जाएगा लंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। सॉइल की क्या इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो सॉइल पे ही प्लांट ग्रोथ निर्भर है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट फॉर द फॉलोइंग, इट प्रोवाइड्स ए foothold for the plant roots. As a result, plant can withstand extreme conditions throughout their growth. Soil is very important role for plant growth. क्यों? क्योंकि जो प्लांट खड़ा होता है उसके लिए फुटहोल्ड, जिसे हम खड़े होते हैं हमारा पैर, जो रूट्स हैं उनको सॉइल ही किसी भी कंडीशन, एक्सट्रीम आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, उसमें थ्रू आउट जब तक वो ग्रोथ करता रहता है स्टैंड करने के लिए, तो इट प्रोवाइड्स ए फुट होल्ड फॉर द प्लांट रूट्स। एज ए रिजल्ट प्लांट्स कैन विथस्टैंड extreme condition throughout their growth. The soil dissolves essential minerals and nutrients in the soil water. Soil water is important for photosynthesis, a process that results in manufacture of carbohydrate. जो सॉइल है उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और वाटर से रूट के थ्रू वो लेता है, सनलाइट आती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च मैन्युफैक्चर करता है, जिससे प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, अपना भोजन खुद तैयार करता है। In soil, a large variety of organisms like earthworm, decomposers are shelter. सारे उसमें रहते हैं। These organisms enhance soil fertility. अब earthworm, decomposer जो है वो जो जिससे डेड सेल हम मृत हो तो उसको डिकम्पोजर उसको खा जाते हैं, फिर उस सॉइल में जो जरूरी तत्व हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। They are essential to plant as they recycle nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. These nutrients helps to control weeds, plant pests and disease. So soil are most important for plant growth because without soil plant cannot stand. Plant do not grow because minerals and nutrients are dissolved in soil. Next question. Draw the diagram of alimentary canal foramen and label the following parts: mouth, esophagus, stomach, intestine. तो जो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन का होता है उसमें मेनली क्या होता है, बकल कैविटी, esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine, rectum and anus. That is the diagram of human alimentary canal, that is mouth, buccal cavity connected with
long tube esophagus. Esophagus connected with stomach. Stomach connected with small intestine. Then large intestine. Large intestine open in rectum, and rectum is finally anus. That is the complete diagram of human alimentary canal. Next question. Question number 78. How do carbohydrates, proteins, and fats get digested in human beings? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेस्ट होते हैं? तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन फ्रॉम बकल कैविटी, माउथ से ही जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम बक्कल कैविटी मीन्स माउथ, टीथ करता है, जो फूड लेते हैं उसका टुकड़ा, देन हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है उसमें एमाइलेज साथ के साथ निकलता है एंजाइम जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस फ्रॉम बकल कैविटी. Salivary amylase converts starch into sugar. Other complex carbohydrates are conveyed into glucose in the small intestine. जो अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ कन्वर्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ होती है? प्रोटीन इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक. फॉर दिस क्या होता है? स्टोमक secretes the enzyme pepsin. In small intestine, pancreatic juice provides the enzyme trypsin and chymotrypsin. These enzymes complete the digestion of proteins. मतलब कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमक में, जहाँ पे एक एंजाइम सीक्रेट होता है पेप्सिन, और फाइनली डाइजेस्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पेनक्रियाटिक जूस से एंजाइम जो निकलता है ट्राइप्सिन एंड चीमोट्राइप्सिन. दैट एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. फैट्स के डाइजेशन. फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फैट्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ बाइल जूस प्रेजेंट इन द लिवर इमल्सिफाई द फैट विच ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स. छोटे ग्लोबुल्स में these small fats globules are converted into glycerol and fatty acid by lipase enzyme. तो जो फैट की डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. ये स्मॉल बाइल जूस जो लिवर में प्रेजेंट है उससे फैट को एमल्सिफाई करके छोटे ग्लोबल्स में बनाते हैं. दैट स्मॉल फैट ग्लोबल्स कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बाय लिपेज एंजाइम. तो जो ह्यूमन बीइंग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स डाइजेस्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बकल कैविटी से शुरू होती है और फाइनली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं. प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 79. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है, दैट इज एक्सप्लेन करना है. तो क्या फोटोसिंथेसिस is a process by which plant produce their own food by utilizing sunlight, carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहां प्लांट अपना खुद का फूड तैयार करता है. कैसे? थ्रू यूटिलाइज करके सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट with the evolution of oxygen.
photosynthesis reaction can be given by the following reaction, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll that gives glucose C6H12O6 plus 6O2, जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है. Process of photosynthesis divided into 4 processes, like first absorption of light energy by chlorophyll. क्या होता है, जो क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है वो जो सनलाइट से लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व किया है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो वाटर मॉलिक्यूल H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है. देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च के रूप में फूड का जो स्टोरेज है कैसे करता है, स्टार्च के रूप में. दैट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Explain the 3 pathways of breakdown in living organism. हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 प्रकार से जो ब्रेक डाउन होता है उसको बताना है. जैसे कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन मोलेक्यूल प्लस एनर्जी. ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. मतलब कि जो 6 कार्बन मोलेक्यूल है ग्लूकोज वो 3 कार्बन मोलेक्यूल में टूटता है प्लस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म. फर्दर इन ईस्ट, मतलब कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्ट इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. मतलब इथेनॉल 2 कार्बन मोलेक्यूल C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी. लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, जहाँ जो मसल सेल्स हमारे होते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पे पायरुवेट क्या कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी 3 कार्बन मोलेक्यूल्स. एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मिटोकॉन्ड्रिया, that pyruvate converted into carbon dioxide, water and energy. That is the 3 pathway in living organism. तो क्या है, glucose is first breakdown in 3 carbon molecules called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm of all organism. Pyruvate is further breakdown by the following steps. First, in yeast, pyruvate is breakdown in the absence of oxygen and the process is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration कब होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है. In yeast, pyruvate is breakdown in the to produce carbon dioxide and ethanol. In muscle cells, during rigorous physical activity, the energy demand of our muscle cells increase rapidly. This is compensated by anaerobic respiration in muscle cells. In muscle cells, pyruvate is breakdown in lactic acid. In mitochondria, in case of aerobic respiration कहाँ होता है, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. In case of aerobic respiration, pyruvate is breakdown in mitochondria. Pyruvate is breakdown to produce H2O, water and carbon dioxide. Aerobic respiration is most common in most of the organism. Aerobic respiration सबसे कॉमन है क्योंकि जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ब्लड का फ्लो थ्रू हार्ट्स बताना है। तो कैसे? फर्स्ट, deoxygenated blood from different organs come to the right atrium through the vena cava। जो deoxygenated blood है वो डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में आता है थ्रू वेना कावा। फ्रॉम द राइट एट्रियम blood goes to the right ventricle। The tricuspid valve between the right atrium and right ventricle prevents the backflow of blood। तो जो राइट एट्रियम में ब्लड है कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। अब उनके बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड एक वाल्व होता है जिससे कि ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड गोज टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। Inside the lungs, carbon dioxide is removed from the blood and oxygen enters the blood। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। अब लंग्स में, इनसाइड लंग्स क्या, हम जब इनहाल करते हैं तो क्या होता है? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करता है। फ्रॉम द लंग्स ब्लड गोज टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द pulmonary vein। From the left atrium blood goes to the left ventricle। Then from left ventricle blood is pumped into the aorta so that it can be supplied to different organs। अलग अलग जो शरीर में organs है through different organs। That is the flow of blood through heart of human beings। Next question, question number 82, describe the process of urine formation in kidneys। किडनीज में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो किडनी में बहुत पतले कैपिलरी होते हैं, बंच ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विथ अ कप शेप एंड ऑफ अ coiled ट्यूब कॉल्ड बर्मन कैप्सूल्स that collect the filtrate। Each kidney has large number of these filtration unit called nephrons packed close together। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder। Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to urge to pass it out through the urethra। The bladder is muscular, so it is under CNS control, central nervous system control। तो जो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें
बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी होते हैं। ईच कैपिलरी एक कप टाइप के क्वाइल से बने होते हैं, जैसे को बर्मन कैप्सूल बोलते हैं। और each kidney has large number of these filtration unit, that is called nephrons. अब जो इनिशियल फिल्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ एट रीअब्जॉर्ब्ड बाय यूरिन along with the tube, then जो यूरिन forming each eventually long tube, then enter ureter which connect the kidney with urinary bladder. यूरिन stored in urinary bladder जब तक कि प्रेशर नहीं बनता, so that to pass out through urethra. तो जो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, दैट इज अ मस्कुलर ब्लैडर, सो कंट्रोल थ्रू सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है कि अब स्टोर मोर देन नहीं कर सकते, देन पास आउट थ्रू यूरेथ्रा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज। तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस समाप्त होता है यहाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। हम बार बार कहते हैं कि अब समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है, और जितनी आप रिवीजन करेंगे उतने और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही मस्ट है। और हम हर चैप्टर में हमने पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको बताए, देन एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो अगर आप इस सारे को कंप्लीट रिवाइज करते हैं तो आई एम श्योर चैप्टर में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो आपको अब रिवीजन कितना आप करते हैं, दैट इज द स्कोरिंग पॉइंट ऑफ ईच चैप्टर। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आगे देखेंगे। थैंक यू।